चलिए, स्लाइड है क्लियर? नमस्ते नमस्ते, स्लाइड क्लियर है? ओके। आप लोगों में से कौन बताएगा इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी के बारे में कौन बताएगा? इम्यूनिटी तो कल पढ़ चुके हैं ना हम लोग। कुछ तो बताइए जी। जल्दी बताओ। हम्म। जी जी। हम्म। एक्वाइरिमिटी ठीक है, और कोई? ठीक है, वेरी गुड। और कोई? आप बताओ विनम्र। जी। हम्म। जी। हम्म। ठीक है, और कोई? आप लोगों में से भी तो थे काफी लोग क्लास कल। आप लोग खाली ऑब्जर्व करेंगे क्या? बाकी लोग शादी में आने वाले फूफा जीजा की तरह और तो बैठेंगे देखेंगे ऐसा? बताओ भाई, कुछ तो सुनाई होगा ना कल। अपनी भाषा में बता दो, मेडिकल लैंग्वेज छोड़ दो। कोई भी, इतने सारे लोग तो हैं। सावित्री हैं, पूनम है। एक तो आप लोग अपने नाम नाम डाल के आया करो, वरना ये सिस्टम ब्लॉक कर देगा आपको। जल्दी बताओ। हाँ जी। एनिमन सन। एनिमन सर कह के नहीं मरे हैं कि इंग्लिश में ही बोलना है अपन को। आप हिंदी में भी बोल सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। बस ऐसे कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए, है ना। अपन फ्लो में नहीं आता, जो कि अपनी वो नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, तो वो तो एक अपना पास रास्ता है, एक माध्यम है कि अपनी चीज़ों को व्यक्त करना कर देंगे अपन पेपर में। यहाँ तो कम से कम ऐसा कुछ कर लो जो कि हमें कंफर्ट लगे और आपको कंफर्ट लगे, मतलब कोई बुराई नहीं है उसमें। इसको ईगो मत बनाया करो, इंग्लिश में बोलेंगे तो ही जिंदगी नहीं है। हम लोग तो डॉक्टर हैं, सिंपल सीखना है, मरीज ठीक करना है। जी अब बोलो। क्या है इम्यूनिटी? बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बोलिए बोलिए। कौन बोल रहा था? पूनम जी? हेलो। ठीक। जी। हाँ जी। ठीक है, और कोई? और कोई? बस दो लोग ही हैं? हाँ, हिंदी में, उर्दू में, अरबी में, पंजाबी, कुछ भी चलेगा, बोलो। हम्म। 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 ठीक है, कोई बात नहीं। टिटनेस का इंजेक्शन में पोलियो मत घुसाओ सर, मिक्स हो जाएगा। दोनों अलग चीज़ है, टिटनेस अलग चीज़ है, पोलियो अलग चीज़ है। ये कोई बात नहीं, मगर इतना बताया काफ़ी है। और कोई?
ठीक है, जितने-जितने कंसेप्ट हम पढ़ते चले जाएँगे, आपके कंसेप्ट होते चले जाएँगे। कोशिश करना आप लोग, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को भी नहीं समझ आता कि हमें कैसे एक्सप्रेस करना है। बट ठीक है, जो भी बोल रहा है वो सफिशिएंट है अभी स्टार्टिंग है आप लोग। और कोई कोशिश तो करा करो प्रभु, गलत आए, अच्छा आए, बुरा आए, सही आए, परफेक्ट तो बाद में बनेंगे आप लोग, जब ये तो स्टार्ट है आपका। जो भी आए, जैसा भी आए, बोलना तो चाहिए ही चाहिए क्लास में। तो जैसे खुलती है, कॉन्फिडेंस आता है, या समझ आती है कि हम कितने पानी में। जी बोलिए। सर मैं बताऊँ? जी बताइए, बताइए। कहाँ से लेते हैं? ठीक, ओके। ठीक है, चलिए। जितना आप लोगों ने बताया उतना सफिशिएंट है, बाकी और कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। सिंपल लैंग्वेज में याद रखने की कोशिश करा करो, सिंपल लैंग्वेज में ही पढ़ने की कोशिश किया करो। वो अलग बात है, इंग्लिश हमें कॉलेज में या एग्ज़ाम में लिख के आना है, वो एक रास्ता है बस, ज़िंदगी नहीं है हमारी, ठीक? तो कोई भी बच्चा अगर हिंदी मीडियम से है तो वो ये अपने मन में ये ना पाले कि मैं बहुत छोटा हूँ या मेरे को नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है अपनी लाइन में। मरीज़ आपसे इंग्लिश में आके नहीं बोलेगा, बीमारी को वो इंग्लिश में आके नहीं बताएगा। आपको सिंपल बस मेडिसिन को चूज़ करना, उसे देना है, बात खत्म, है ना? कोई दिमाग में ये मत पालो फुंदड़ू कि अगर इंग्लिश नहीं आती तो हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक? अब समझते हैं हम। आप अपने-अपने माइक बंद करिए। इम्यूनिटी नेचर की दी हुई वो सौगात है, वो पावर है, वो हमारे पास एक ऐसा स्पेसिफिक हथियार है जो हमारी बॉडी को किसी भी ऐसे एजेंट से प्रोटेक्ट करता है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो। दैट्स ऑल, इतनी सी बात है। इम्यूनिटी वो एक स्पेसिफिक पावर है हमारी बॉडी की जो हमें सर्टेन काइंड ऑफ डिजीज, सर्टेन काइंड ऑफ एजेंट से प्रोटेक्ट करती है। इसमें 2 टाइप बेसिकली हैं, एक हमारा इन्नेट है जो हमें बाय बर्थ मिलता है। जैसे ही हम माँ के गर्भ में पल रहे होते हैं, पनप रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, उसी दौरान हमको वो प्राप्त हो जाता है, ठीक? जो कि नॉन स्पेसिफिक। और दूसरा, जब हम एनवायरनमेंट से धीमे-धीमे उन डिसीज़ के एक्सपोज़र में आएँगे, तो हमारी बॉडी में जो सिस्टम है वो उन डिसीज़ से लड़ेगा और ये समझ जाएगा कि यार अगली बार इनसे मुझे कैसे जीतना है। ऐसा ज़िंदगी में भी होता है, जब आप किसी चीज़ से पहली बार एक्सपोज़र होते हैं, तो गलती होने की संभावना बहुत होती है। और जब आप सेम चीज़ से अगली बार एक्सपोज़ होते हैं, तो गलती होने की संभावना पिछली तुलना में कम होती है। तो वो जो हमें समझदारी मिल गई, वो जो हमें एक्सपीरियंस मिल गया प्रीवियस ईयर में, वही हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। उसी को हम बोल रहे हैं कि एक बार हम भुगत चुके हैं, अब हमें ये समझ में आ गया कि इस चीज़ से हमें ऐसे लड़ना है। अब जो समझदारी हमारे अंदर आ चुकी है, अब जो हमारे पास पावर आ चुकी है, वही हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। समझ गए? पहली बार मिलने के बाद जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है हमारी बॉडी को, उससे हम ये समझ जाते हैं कि इससे हमें कैसे लड़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, आप अगर उनके बारे में कभी पढ़ें, तो जितने भी ये लोग सक्सेसफुल लोग थे, उनकी सोच बहुत अच्छी थी। सोच कैसे अच्छी थी? वो पॉज़िटिव सोचते थे। वो हमेशा हर चीज़ में पॉज़िटिविटी ढूँढते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो 9000 कितनी बार भी फेल हो गए, तो लोगों ने पूछा कि आप तो इतनी बार फेल हो चुके। आप में से किसी को पता है उनका आंसर क्या था? आप में से किसी को आइडिया है उन्होंने क्या बोला था उसके आंसर में कि मैं। जी, और कोई? हेलो? और कोई? क्या बोला था उन्होंने? ये सब चीज़ें आपको अंदर तक सीखनी चाहिए, जिससे कि आप और मजबूत होंगे ज़िंदगी में काम करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने ये बोला, अगर मैं 9000 बार भी फेल हो गया हूँ, तो ये मेरा फेल्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि अब अगर मैं कल दूसरे तरीका इसका ढूँढूँगा या दूसरा तरीका अपनाऊँगा, यानी मान के चलो मैं 100 बार फेल हो गया हूँ। अब मेरा जो अटेम्प्ट आएगा वो 101 बार वाला अटेम्प्ट आएगा। तो जो मैं 101 वाला अटेम्प्ट करूँगा, उसमें मुझे 100 अटेम्प्ट का ज्ञान प्राप्त है।
ये 100 अटेम्प्ट मैं कर चुका हूँ और मुझे ये मालूम पड़ चुका है कि इन तरीके से तो वल्व नहीं बनेगा। तो मैं उन 100 तरीकों को अब क्या करूँगा, अपनाऊँगा या नहीं अपनाऊँगा? जिन 100 तरीकों में मैंने फ़ेल हो चुका हूँ, उनमें मुझे ये मालूम पड़ गया है कि इन तरीके से तो बल्ब नहीं बनेगा। अब मैं फ़ेल कहाँ हुआ? मुझे तो ये मालूम पड़ गया ना कि ये 100 तरीके मेरे काम के नहीं हैं, तो ये मेरी नॉलेज हुई ना। लोगों ने उसको उसको फेल्योर के रूप में देखा, मगर उसके लिए तो ये पास है ना, उसके लिए तो ये नॉलेज है। उसके लिए तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है कि भाई मुझे तो ये मालूम है, अब जो मैं ट्राई करूँगा तरीका, उस तरीके में ये 100 तरीके शामिल नहीं होंगे। मैं कुछ नया ही ट्राई करूँगा। अगर उसे ये 100 तरीके ट्राई नहीं किए होते या इसमें फ़ेल नहीं हुआ होता, तो उसे ये ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं कि इन तरीकों से बल्ब बनेगा या नहीं बनेगा। तो उसका ये फेल्योर था या सक्सेस थी? आप बताइए? ज़ाहिर-सी बात है सक्सेस थी। फेल्योर कहाँ हुआ? उसने इतनी पॉज़िटिव बात बोली कि भाई मुझे ये मालूम पड़ चुका है, अगली बार जब मैं ट्राई करूँगा तो जो फेल मेरे तरीके हैं, जिन तरीकों से मैं फेल हो चुका हूँ, मुझे ये तरीके नहीं अपनाने हैं, क्योंकि इसका ज्ञान तो मुझे हो चुका है। तो मेरी नज़र में तो मेरे पास वो नॉलेज आ चुकी है और मैं सक्सेस हूँ। एक ऐसे ही उन्होंने बोला था जो उस पे जा रहे थे, एवरेस्ट की चोटी पे। तो कई बार ट्राई किया उन्होंने, पहली बार, कई बार गिरे, फिसले नीचे, तो कई एक बार तो बिल्कुल नज़दीक पहुँचते-पहुँचते वापस आ गए। तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस की बाकायदा, पीछे उस तस्वीर लगाई अपनी स्टेज पे, उसी की, जिस पे वो चढ़ने जा रहे थे। आप एग्ज़ाम्पल के लिए एवरेस्ट मान लीजिए। तो लोगों ने पूछा कि आप इतनी बार तो ट्राई कर चुकी हैं, गिर चुकी हैं, टूट चुकी हैं, हड्डियाँ-वड्डियाँ जो भी हैं, अब आप क्या आप लगता है मतलब आप पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे? उन्होंने खूबसूरत आंसर दिया कि देखो, ऐसा है, एक दिन तो ये मुझसे हारेगा। बोले क्यों हारेगा? बोले इसलिए हारेगा कि पहाड़ की जितनी ऊँचाई होनी थी वो हो चुकी है। पहाड़ को जितना ऊँचा होना था वो हो चुका है, बट मैं तो पर डे बढ़ रहा हूँ ना। उनका ये पॉजिटिव थॉट्स था कि मैं तो हर दिन रेगुलर कोशिश कर रहा हूँ, धीमे-धीमे, धीमे-धीमे मेरी हाइट तो बढ़ रही है ना, मैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं उसको क्रॉस कर जाऊँगा, बट पहाड़ तो जहाँ है वहीं है ना, वो थोड़ी बढ़ रहा है अब। तो ये जो पॉजिटिव थॉट्स थे उनके अंदर, ये उनकी पॉजिटिव इम्यूनिटी थी, ये उनकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी, ऐसे मान के चलिए। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इन्नेट इम्यूनिटी बाय बर्थ मिली हमको, जो कि हर तरीके की चीज़ों पे प्रहार करेगी हमें बचाने के लिए। उसे नहीं मालूम, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है वो। और जो एक्वायर्ड है, वो समझ जाती है कि मुझे टीबी से कैसे लड़ना है, तो उसके लिए उसका अलग प्लान होगा। मुझे एड्स से कैसे लड़ना है, उसके लिए उसका अलग प्लान होगा। वो हमारी मेमोरी सेल्स में चली जाती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, हमारे पास जो इम्यूनिटी है, उसमें अलग-अलग कंपोनेंट्स हैं। कोई किलर सेल का काम करेगा, कोई हेल्पर सेल का काम करेगा, कोई सप्रेसर का काम करेगा, कोई मेमोरी सेल का काम करेगा, यानी सबके अपने-अपने काम बँटे हुए हैं। एक यूनिट रहती है, एक टीम वर्क है, कोई याद दिलाएगा आपको कि जागो, एक्टिवेट हो, आपके अंदर एंटीजन आ चुका है, बोले मेरा काम खत्म। उसने उसको सिर्फ़ एक्टिवेट कर दिया। कोई आपको याद दिलाएगा आप तो मर गया एंटीजन, सप्रेस हो जाओ, तो वो सप्रेस करेंगे आपको। कोई सेल आपको याद दिलाएगी हेल्पर, और नंबर बढ़ाओ अपने, बैक्टीरिया वायरस बढ़ा है, तो वो हेल्पर सेल कहलाएँगी। कुछ सप्रेसिव, कुछ हेल्पर, कुछ एक्टिवेटर, कुछ किलर। डायरेक्ट आके सिर्फ़ मारने-मुरने की बातें करेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। बोले माहौल बन गया है, हम अब मारेंगे। तो जो सेल है ना, सब अलग-अलग सेल्स हैं, उन सब में पूरी यूनिटी है। कोई जगा रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई बढ़ा रहा है, कोई मार रहा है। तो सब पूरा सिस्टम बनता है हमारा। 2 टाइप है हमारे पास, एक इन्नेट, एक एक्वायर्ड। समझ गए यहाँ तक? इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वो प्रोटेक्टिव पावर है, जो हमें इंजूरियस एजेंट से बचाती है। बात खत्म। यहाँ तक क्लियर है? या कोई अभी भी कन्फ्यूज़ है तो बता दीजिएगा, कोई बुराई नहीं है, पूछने में क्या बुराई है? आपने पैसा दिया, आपका हक बनता है। जी, मैं आगे बढ़ूँ या आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ इस पे कहना है? डेफ़िनेशन में बहुत टाइम लेता हूँ मैं, मेरी ख़ासियत है, क्योंकि इसमें सब कुछ छुपा होता है। कोई और कन्फ्यूज़ है अभी? आगे बढ़ें? ठीक, अब देखिए, ये जो मैंने कल बात की थी कि इन्फ्लेमेशन इज़ द एक्सप्लेशन, ये इसकी स्पेलिंग गलत है।
एक्सप्रेशन है ये एक्सपायरेशन नहीं, एक्सप्रेशन है या मैनिफेस्टेशन है। जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, वो होगा ही तब जब आपके अंदर इम्यूनिटी होगी, ठीक? यानी अगर आप एलोपैथ से किसी बात पे वाद-विवाद कर सकते हैं, वो कर ही तब पाएँगे जब आपके पास उसकी बातों का कुछ आंसर होगा, वरना वो जो कह देगा आपको मानना पड़ेगा। जनरली होम्योपैथ वाले डॉक्टर दूर भागते हैं, एमडी को देखते ही सुनते ही, बोले कुछ पूछ ना ले हमसे। ठीक, चूँकि आपका डर है वो। अगर आप प्रॉपर पढ़े हैं, लिखे हैं, तो आप उनसे बात भी करेंगे, संवाद भी करेंगे और उनकी चीज़ों को नकार भी सकते हैं अगर वो गलत है तो। और अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपके पास इम्यूनिटी नहीं है, तो आप उनको सुनते ही या तो मुंडी ला देंगे या फिर दूर भाग जाएँगे। ठीक? तो मैनिफेस्टेशन कैसे होगा इन्फ्लेमेशन का? वो डिपेंड है हमारा इम्यूनिटी पे। विदाउट इम्यूनिटी इन्फ्लेमेशन इज़ नॉट पॉसिबल। अगर कोई बॉडी हमारा विरोध कर रही है किसी चीज़ का, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि गलत चीज़ों का विरोध तो करना ही चाहिए। फिर मैंने ये पढ़ा चुका हूँ एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, एंटी सीरम क्या होता है, ये हमारी बात हो चुकी। ठीक, इसको अब बार-बार हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये सब टर्म हम पढ़ चुके हैं। ठीक, आज हमें पढ़ना है इम्यूनिटी के टाइप, कल हम बात कर ली थी, ह्यूमेरल और सेलुलर। अब क्या है ह्यूमेरल और क्या है सेलुलर, उसको हम देख लेते हैं फटाफट। ठीक, इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स अच्छे से पढ़ लेना, कौन-कौन है जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का काम कर रहा है। हमारी स्किन काम कर रही है, हमारे सीलिया काम कर, ये सब हमारा रोल प्ले कर रहा है इम्यूनिटी के अंदर। ठीक, ये आपको आइडिया है स्पेसिफिक और एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। स्पेसिफिक या सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, वो बर्थ के टाइम प्रेजेंट नहीं होती। कब डेवलप होती है? कब डेवलप हो रही है? हेलो, ये देखो, रिजल्ट्स ऑफ प्रायर एक्सपोजर, यानी पहली बार हमारा किसी चीज़ से सामना हो चुका है। उस सामना होने के बाद हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी ज्ञान को हम बोल रहे हैं सेकंड इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर? ठीक, अब आगे बढ़े। अब देखिए ये होती कब है? वीक्स और मंथ आफ्टर एक्सपोजर, यानी हमें जो एक्सपोजर हुआ था पहली बार, उस एक्सपोजर के कुछ हफ्ते बाद या कुछ महीने बाद हमारी बॉडी में उस चीज़ के खिलाफ या उस पर्टिकुलर एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएंगी, वही कहलाएगी हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब अगली बार जो आएगा ना, हम उससे देख लेंगे, क्योंकि अब हम समझ गए उससे कैसे जीतना है। ठीक, वो होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वीक और मंथ आफ्टर एक्सपोजर टू द डिजीज और वैक्सीन। वैक्सीन में भी यही होता है सेम। वैक्सीन में लाइव नहीं डाले जाते, उसके कुछ अंश डाले जाते हैं। वो जो अंश हैं, वो अंश ही हमारी बॉडी में एंटीजन की तरह काम करते हैं। तो हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन जब भी आएगा, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिएक्शन देगी। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मुझे हल्का सा ड्रिंक करने में, मैं जब पानी पीने गया खाना खाने के तुरंत जल्दबाजी में, तो मेरा ध्यान कहीं और था और वो थोड़ा सा रेशा मेरे रेस्पिरेटरी में चला गया। उस रेशे ने मुझे 1 से डेढ़ घंटे तक नाक में दम कर दी। नाक में दम तो भाषा होती है, दम तो उसने यहाँ कर रखी थी रेस्पिरेटरी में। क्यों कर रखी थी? क्योंकि उसे मालूम था कि जो रेशा है खाने का, वो इधर नहीं आना चाहिए। वो किधर जाना चाहिए था मेरा? खाने वाला जो रेशा है वो मुझे कहाँ जाना है? वो जीआईटी में जाना चाहिए था। मेरी जो रेस्पिरेटरी की सीलियाँ हैं, उन्हें इस बात का अंदेशा था, उन्हें इस बात की नॉलेज थी कि ये जो आइटम हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ चुका है, वो हमारा तो है नहीं। वो कहीं और जाए हमें कोई मतलब नहीं, पर हमें यहाँ इसको एंट्री नहीं देनी है। हमें तो ये सिखाया गया है कि इस ट्रैक के अंदर सिर्फ़ एयर आना चाहिए और एयर ही बाहर निकलना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आएगा, हम विरोध करेंगे। ये हमारी कोडिंग है। उनकी जो कोडिंग थी, उस कोडिंग से उस रेशे को मैच नहीं कर पाया, उसने रिफ्लेक्स एक्शन दे दिया। वो क्या था? वो था हमारा इम्यूनिटी। अगर वो उसको नहीं मालूम होता, तो रेशा मेरे सीधे रेस्पिरेटरी में जाता, मुझे निमोनिया कर देता। तो ये तो हमारे लिए अच्छा है ना। कफ आया, तो मेरा जो रेशा था वो घंटे 2 घंटे बाहर निकल गया, तो मैं बच गया। अगर मैं वहाँ कफ की सिरप पी लेता, तो वो रेशा मेरे नीचे चला जाता। 1 दिन 2 दिन में वो मुझे इन्फ्लेमेशन कर देता, फिर मुझे 4 से 5 दिन तक मेडिसिन खानी पड़ जाती।
तो ये ज़्यादा अच्छा है, ये आधा एक घंटे तक ऐसे कर करके बाहर निकाल दिया, या वो ज़्यादा अच्छा है कि खांसी तुरंत बंद कर दी उन्होंने सायरप दे के, और वो 4-5 दिन की मेरी हालत ख़राब कर देगा फिर। कौन सी प्रोसेस अच्छी है, हमारी सेल्फ प्रोसेस या मेडिकेशन वाली प्रोसेस? इतना ही अंतर है होम्योपैथी और एलोपैथी। होम्योपैथी आपसे खुद काम कराती है, एलोपैथी खुद काम करती है। ठीक, जब आपसे कोई खुद काम कराने लग जाए तो आपकी पावर बढ़ती है, और आपका काम कोई दूसरा करने लग जाए तो आपकी पावर घटती है, क्योंकि हमारी जो पावर है वो जनरेट कब होगी, जब हम खुद से मेहनत करेंगे। ठीक है ना? रोज आर्मी वालों को पीटी कराई जाती है, क्या उनको मैदान में युद्ध में पीटी करना पड़ती है? लेफ्ट राइट करते हैं वो, जब चुनाव वो लड़ने जाते हैं युद्ध, और उनको रोज क्यों कराई जाती है एक्सरसाइज? रोज दौड़ाया जाता है, रोज वेट रख के उनको हटाया उठाया जाता है, क्यों कराते हैं उनको ऐसा? ऐसा करके क्या बढ़ा रहे हैं उनकी वो? भाई पीटी करने से युद्ध का क्या संबंध है? वो तो काम नहीं आना। ऐसा करके उनकी बॉडी पावर बढ़ाते हैं, वो हर एनवायरनमेंट में उनको दौड़ाते हैं, सर्दियों में, गर्मियों में, पसीने में, ठंडक में, जिससे उनकी बॉडी कोई भी एक्चुअल कंडीशन जब ऐसी आ जाए उससे लड़ने के लिए तैयार है। वही हाल हमारा वैक्सीन में करा जाता है। वैक्सीन में उस पर्टिकुलर एजेंट्स के कुछ कंपोनेंट्स डाले जाते हैं उसके, जिससे हमारी बॉडी सीख जाती है यार यही बंदा है, ऐसे कपड़े पहन के आता है तो मुझे ऐसे लड़ना चाहिए इससे। जब वो बंदा एक्चुअल में कभी हमारे पास आएगा तो हम उसे पहचान लेंगे। ठीक, आगे बढ़े। इसके भी दो कंपोनेंट्स थे जो मैंने आपको कल ही बता दिए थे, एक ह्यूमेरल और एक सेल्यूलर। आजकल ह्यूमरल के बहुत टेस्ट होते हैं, देखो ह्यूमरल एंटीबॉडी या इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या है इसके अंदर? इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडी फॉर्म्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। आप एक बार और पढ़ना डब्ल्यूबीसी को, उसके पार्ट हैं ये, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक, तो बी लिम्फोसाइट से बन रही है एंटीबॉडीज। बी लिम्फोसाइट प्रोलिफरेट इनटू द प्लाज्मा सेल्स व्हिच कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कौन कौन सी हैं? आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, ये दो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईजीजी और आईजीएम जनरली जांच कराई जाती है, आजकल हर इन्फेक्शन में देखी जाती है। एक हमारी एक्यूट इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है, और दूसरी हमारी इन्फेक्शन की क्रॉनिसिटी को इंडिकेट करती है। तो हम ये जान लेते हैं कि ये एक्यूट है या क्रॉनिक है। ठीक, दूसरी हमारी एलर्जी को शो करती है आईजीई। तीसरी का फंक्शन बहुत अच्छा मालूम नहीं है। चौथी का है, ऐसा माना जाता है कि ये जीआईटी ट्रैक्ट के लिए इंडिकेट करती है। 5 बेसिकली है हमारे पास, आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी। फॉर एग्जांपल हम एम की बात करें तो ये एक्यूट फेज को इंडिकेट करती है। अगर किसी भी एंटीजेंस के खिलाफ हम आईजीएम एंटीबॉडी देख रहे हैं तो हम ये आइडिया लगा लेते हैं उससे टेस्ट में कि अच्छा इसके अंदर इन्फेक्शन तो है। मगर आईजीएम प्रोमिनेंट है तो इसका मतलब इन्फेक्शन कैसा है, नया है पुराना है? हेलो, क्यों? वेरी गुड, क्योंकि एम इंडिकेट किसको कर रहा है? एक्यूट फेज को। ठीक, इनिशियली एवरी केस ऑफ इन्फेक्शन, आईजीजी लेटर स्टेज को शो करता है। तो अगर आईजीजी पॉजिटिव आ रहा है प्रोमिनेंटली तो हम ये मान के चलेंगे कि ये इन्फेक्शन काफ़ी समय हो गया है इसके बॉडी के अंदर। ये डबल लिख गया है। ठीक, आईजीजी नहीं, यहाँ आईजीई होना चाहिए। आईजीजी जो लिखा हुआ है इसको करेक्ट कर लेना। आईजीई है ये रेज्ड होगा ड्यूरिंग एलर्जिक कंडीशन। अगर आपकी बॉडी में हमने टेस्ट कराया और आईजीई बढ़ा हुआ आ रहा है तो ये मान के चलते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन चल रही है। आईजीए का माना जाता है कि ये हमारी स्किन और म्यूकोजल सिक्रेशन को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सलाइवा हो गया, विजाइनल सिक्रेशन हो गए, जो एंट्री पॉइंट्स हैं हमारे, आईजीए का ऐसा मानना है। डी के फंक्शन अभी बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है कि ये किस चीज़ पे रोल प्ले करता है, तो हम सिर्फ इसे पढ़ लेते हैं, ताकि इसके फंक्शन बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है। तो ये हमारी ह्यूमेरल इम्यूनिटी किसके बेस पे देख रहे हैं? एंटीबॉडी के बेस पे। यहाँ तक क्लियर है? आप लोग सुस्त बहुत हो, हैं? रजाई से बाहर निकल के बात करा करो, रजाई से बाहर निकल के बात करा करो। ठीक, दूसरी है सेल्यूलर। इट इज ऑल्सो नाउन एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। वो किस कौन सी थी? ह्यूमेरल। ये सेल वाली है।
सेल को अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, आपके पास बुक्स हैं, नोट्स हैं, पढ़ा चुका हूँ, और डिटेल मैंने इसमें नहीं पढ़ाया है अभी। तो हील जो हम सेल पढ़े थे, है ना भी, उसमें उसमें ढेर सारी सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर हमारी, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करती है। एक तो हमने पढ़ लिया था ब्लड के लिए आरबीसी, दूसरी पढ़ी थी डब्ल्यूबीसी। इसका मेन काम था डब्ल्यूबीसी का डिफेंस में रोल प्ले करना। डब्ल्यूबीसी में ही पार्ट है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, फिर उसके अंदर भी टी के अंदर अलग है, बी के अंदर अलग है। बी के अंदर अभी पढ़ा हमने, अब हम टी के अंदर पढ़ रहे हैं। टी लिम्फोसाइट में क्या है, इसको क्या बोल रहे हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बिकॉज ऑफ इनिशिएट कहाँ से हो रही है? टी लिम्फोसाइट्स। वो ह्यूमरल इम्यूनिटी थी, कहाँ से इनिशिएट हुई? वो बी से या टी से? अभी जो पढ़ी हमने वो बी, वेरी गुड, वो वी से थे, बी से थी। ये टी से इनिशिएट है। अब टी में भी सब टाइप है, टी सेल्स के भी सब टाइप है। कौन कौन से हैं? इसमें एक किलर लिम्फोसाइट है, मैंने बोला ना नाम से क्लियर है। तो ये किस में रोल प्ले करेगी? एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर किलिंग में, मारने में। उसके नाम में क्लियर है वो तो। अब ये मारेगी किस चीज़ से? उसके पास डंडे हैं, तलवार है, हथियार है, बंदूक है, क्या है इनके पास? कैसे मार देगी ये सेल को? एंटीजेंस को, बैक्टीरिया वायरस को ये सेल कैसे मारेगी? बोल के मार देगी, फूक के मार देगी, कैसे मार देगी? कुछ तो होगा ना इसके पास। पहचानेगी, इसके बाद फिर क्या करेगी? दोस्ती, रक्षण कर देगी। कौन सी किताब पढ़ते हो तुम बॉस? मतलब बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कौन सी बुक आजकल यूज कर रहे हो? भक्षण, बहुत खतरनाक डीप जाते हो। चलिए अच्छी बात है, फोकस करिए। अब देखिए, टी किलर सेल है, तो रोल क्या है इसका? एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर किलिंग। देखो, किलिंग जब हम पढ़ेंगे दो टाइप की होती है, या तो सेल उसको डायरेक्टली एगोसाइड कर लेती है, खा जाएगी, ठीक, और या फिर बाहर से उस पर कुछ छिड़क देगी, हिंदी भाषा में समझिए, कुछ ऐसे एंजाइम फेंक के मार दिए जो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और या फिर पूरा का पूरा सेल को खा जाएगी। जब छोटे होते हैं एंटीजेंस या हमारे दुश्मन, तो हमें पूरा निगल जाते हैं वो, या फिर बड़े होते हैं तो उनको फेंक के मार देते हैं। कुछ भी ऐसे एंजाइम जो उसे डिस्ट्रॉय कर सके, जो उसके स्ट्रक्चर को मिटा सकें। बंदूक मार दी, तोप मार दी, उनकी बंदूक तोप होती है उनके एंजाइम्स, जो उनकी सेल्स को तोड़ देंगे। किसकी सेल्स को? वो जो एंटीजन हमारे पास दुश्मन जो आया है उसको, ठीक। अब देखो, किलर सेल ने तो मार दिया, टी सप्रेसिव लिम्फोसाइट। अब मुझे बताओ, किसी भी दुश्मन का काम या हमारी जो पावर है उसका काम सप्रेस करना कैसे अच्छा हो सकता है? इतना खूबसूरत एग्जाम्पल दिया है लाइफ का। ये सिपाही हमारे हेल्प कर रहे हैं इन्फ्लामेशन में, तो यहाँ पे एक सेल ऐसी भी है जो सप्रेसिव है, सप्रेस करती है एक्टिविटी को, हमारी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी को, जबकि हमें तो एक्टिविटी और बढ़ानी चाहिए। सप्रेस क्यों करेंगे हम? कौन बताएगा? मेरा निवेदन है, आप लोग तुरंत बोला करें, नहीं आता तो भी और आता है तो भी। टाइम खोटी मत किया करें, टाइम की विशेष कमी रहती है। जी, फटाफट। नहीं आता? इसको सप्रेस कर देंगे? नहीं, गलत पढ़ा है तुम, गलत है, गलत। चलिए ठीक, और कोई? जल्दी बताओ भाई, मेरे टाइम मैम का होने वाला है। देखो, मान के चलो ये इन्फ्लामेशन, सपोज दैट ये है हमारा इन्फ्लाम, हमारे पास 20 बैक्टीरिया है, सपोज दैट 20 बैक्टीरिया है, मैंने गिनती ऐसे लिख दी, 20 मान लो आप इनको, ठीक है। हमारी सेल्स एक्टिवेट हुई, हमारी सेल्स एक्टिवेट हुई, इन्फ्लामेटरी सेल्स जो थी, ठीक है, जो किलर सेल्स मान लो आप, ये एक्टिवेट हो गई। इन्हें बताया गया कि आप जाओ मारो। अब इसने क्या किया?
इसने सारी सेल्स को मार दिया। यहाँ तक ठीक है? इसने काम कर दिया तमाम किसका? 20 सेल्स का। अब ये सेल नंगी तलवारें लिए घूम रही है, ऐसा समझ लो आप। तो क्या कहोगे आप इनको? महाराज बैठ जाओ, महाराज अब तो दुश्मन मार दिया गया, अब तुम क्यों तलवार बंदूक लिए घूम रहे हो? अब तुम शांत हो जाओ। क्यों? क्योंकि अब जिस काम के लिए तुम आए थे वो काम तो हमारा खत्म हो चुका है। तो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को कब बढ़ाना है और कब कम करना है, ये दोनों रास्ते होते हैं। कब हमारी सांस को आगे बहुत तेज करना है, कब हमारी सांस को बहुत तेज कम करना है, ये हमारी बॉडी को पता होता है। ऐसे ही हमारे इन्फ्लामेशन में भी है, कब इन्फ्लामेशन को बढ़ाना है और कब इन्फ्लामेशन को नॉर्मल स्टेज में लेके आनी है। जब सप्रेस करेंगे सेल को तभी तो वो नॉर्मल होगा, वरना वो तो लिए हथियार घूम रहे हैं। बताओ किसको मारे अब? उनका तो मूड खराब हो चुका है, अब तो मारने को उतारू है। ऐसे लोगों को शांत करना पड़ेगा, क्योंकि अब दुश्मन तो जा चुका है। अब तुम किसे मारोगे? अपने लोगों को थोड़ी मारोगे। तो इनको फिर इन सेल्स को सप्रेस करना पड़ता है। तो उसके लिए भी हमारे पास सेल्स हैं। वो सेल्स कौन सी हैं हमारी? वो सेल्स कौन सी हैं? ये सप्रेसर सेल्स। ये एक्टिविटी को सप्रेस करेंगे ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, कि भाई अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, अब शांत हो जाओ। ठीक है ना? तो हमारे पास हर तरह की सेल्स हैं, कुछ सप्रेस करेंगी, कुछ हेल्प करेंगी। ये देखो हेल्पर सेल भी है, ये स्टिमुलेट करती हैं। वेरी गुड, यू कैन डू इट। करते नहीं हम मैच देखने जाते हैं तो, इंडिया यू कैन डू इट, हम तो खेल नहीं रहे। उससे क्या होता है चिल्लाने से? कोई तुम्हारा दौड़ रहा है तो हम भी चिल्लाते हैं, हाँ आप कर सकते हैं, हाँ आप कर सकते हैं, करो करो। बच्चों को हम स्टिमुलेट करते हैं, वेरी गुड आप कर सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? हम तो कर नहीं रहे कुछ, हम उन्हें क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं ना। बाकायदा काम करती है चीज़ें। हमारे मन को हर काम करने के लिए स्टिमुलाई चाहिए, ध्यान रखना। जी बोले, बोलो कौन क्या? जल्दी बोलो, कौन चाय मांग रहा है? जी सर। छोड़ो। तो हमारे पास पूरा का पूरा एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंदर ढेर सारी सेल्स हैं। कुछ सेल्स डायरेक्ट क्लीन कर रही हैं, कुछ सेल्स सप्रेसिव कर रही हैं, कुछ सेल्स हेल्प कर रही हैं, स्टिमुलेट कर रही हैं इन्फ्लामेटरी सेल्स को ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, के भाई जागो, दुश्मन आ चुका है, बहुत तेज भागो, तेज काम करो, आप कर सकते हो। यही होता है ना, खुद तो नहीं लड़ते पर जगा देते हैं। टीचर का काम भी वैसा ही होता है। टीचर आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है, उसका काम सिर्फ आपको स्टिमुलेट करना है। टीचर को पता होता है कब हमारे बच्चे को किस तरीके से स्टिमुलेट करा सकता है। ठीक है ना? उसके पास सिर्फ वो लैंग्वेज ही है जो आपको मोटिवेट कर सकती है। इसीलिए बड़े से बड़े योद्धा हमेशा मोटिवेशनल क्लास लेते हैं। मोटिवेशन से हमारे अंदर ऐसे पॉजिटिव थॉट्स जागते हैं कि हम अपने काम को और एफर्ट से करते हैं। फॉर एग्जांपल आज भी हम लोग सेमिनार लेने जाते हैं, जब भी कोई मालूम पड़ जाए दिल्ली बॉम्बे जहाँ भी होता है आसपास, तो हम लोग भागे चले जाते हैं। चाहे अपना क्लिनिक का लॉस करके जाएँ 10-5 हज़ार का, चाहे कोचिंग का लॉस करके जाएँ, चाहे किराया लगा के जाएँ, जाएँगे ज़रूर। क्यों जाएँगे? भाई ऐसा क्या मिलेगा जो बुक में नहीं है? सब पता है इस बुक में, मगर फिर भी जाएँगे। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है, जो हमसे ज़्यादा सक्सेस है, उसकी बातें हम पे इम्पैक्ट डालती हैं और हमारे अंदर के सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, जुनून जगाती हैं। नहीं, आप कब कर सकते हैं? जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? है ना? ऐसा थ्री इडियट मूवी देखें, जोश आ जाएगा आपके अंदर। एक लक्ष्य मूवी आई थी, आप देखिएगा, अंदर से हिल जाएँगे आप। तो ये जो मूवियाँ हैं या जो सेमिनार हैं या जो टीचिंग है, ये सब क्या करते हैं हमको? हमको स्टिमुलेट करते हैं। किस चीज़ के लिए? अपने काम को और अच्छे से करने के लिए। ठीक? तो ये हेल्पर सेल है, स्टिमुलेट करेंगी इन्फ्लेमेटरी सेल्स को, कि भाई आप और अच्छे से काम करो। एक होती है मेमोरी सेल्स, इनका क्या काम है? इनका पूरी फोटोग्राफी करने का काम है। आपकी लड़ने वाली सेल लड़ रही हैं, यानी किलर सेल मार रही हैं किसको? बैक्टीरिया वायरस को। ये क्या कर रही हैं फिर? ये वीडियोग्राफी कर रही हैं, पूरा वीडियोग्राफी कर लेंगे और अपनी चिप सेट में, अपनी मेमोरी सेट में बिठा लेंगे। फिर बैठ के बाद में बताएंगे, जैसे वो होता है ना क्रिकेट वाली प्रैक्टिस में, बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, बॉलर बॉलिंग कर रहा है और कोच उनकी वीडियोग्राफी कर रहा है।
क्यों कर रहा है वीडियोग्राफी? जब प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी या मैच खत्म हो जाएगा तो बाद में उसकी एनालिसिस की जाएगी। फॉर एग्जांपल कल हमने आपकी क्लास पढ़ाने के बाद जब अपनी वीडियो देखी तो उसमें काफ़ी कुछ चिपक रहा था क्लास। तो हमने क्या किया, उसकी मेमोरी को एनालिसिस किया, तुरंत जाके सिस्टम को फॉर्मेट कराया, दूसरा सॉफ्टवेयर लेके आए और आज फिर से क्लास की। अगर हम इसको देखते ही नहीं तो हमें क्या सीख मिल पाती? हम अपनी कमी को कैसे बाहर ला पाते? तो मेमोरी सेल्स ये काम करती हैं कि आपने पहली लड़ाई जो लड़ी थी उसमें क्या खामियां थी, क्या खूबियां थी, अगली बार इसमें क्या आपको सुधार करना है, वो हमारे बॉडी को बताती हैं। तो हमारी बॉडी सीख जाती है, अच्छा अगली बार ये आएगी, ऐसे लड़ जाऊंगा। ये सेल्स हमारी हेल्प करती हैं मेमोराइज में। अगली बार जब भी वो बैक्टीरिया आएगा हमारी बॉडी को बता दिया जाएगा ये ऐसा बैक्टीरिया है, इसको ऐसे मारना है, बात खत्म। क्लियर? हेलो? ओके, आगे बढ़े फटाफट। तो मेमोरी सेल्स मेमोरी में हेल्प करेंगी, हेल्पर सेल्स स्टिमुलेट करेंगी, सप्रेसर सेल उसको नीचे भी तो लाना है, अब वापस भी तो आ जाओ। ठीक, उसके बाद अप्लाइड फिजियोलॉजी। अब हमारी इम्यूनिटी का तीसरा पार्ट हिस्सा स्टार्ट हो जाएगा। आज चूंकि हमारे पास 2 मिनट बचे, मैं आपको आइडिया दे दूं। इसके तहत हम पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन। बहुत नाम सुना होगा आपने इम्यूनाइजेशन का, वैक्सीनेशन का। कई होम्योपैथ इसका आज भी विरोध करते हैं, उनका मानना है कि इम्यूनाइजेशन नहीं होना चाहिए, और कई होम्योपैथ इसका सपोर्ट करते हैं, उनका मानना है कि इम्यूनाइजेशन कुछ डिसीज में होना चाहिए जबकि सब में नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, यह मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, वैक्सीन का मतलब क्या होता है और वैक्सीन कैसे काम करती है। इसकी डिटेल हम मंडे को पढ़ेंगे, क्योंकि संडे ऑफ रहता है हमारा। ऑफ तो हमारा सैटरडे भी रहता है, क्योंकि कल प्रॉपर क्लास हो नहीं पाई थी। तो वैक्सीन में क्या होता है इतना समझ लीजिएगा। वैक्सीन में हम जो एक एंटीजेंस होता है, आप मान के चलिए सांप देखें आपने गांव में जो सपेरे लेके आते हैं, अब तो खैर बंद हो गए, पुराने ज़माने में लेके आते थे। तो वो लिए घूमते हैं, हाथ में पकड़ लेते हैं, गोली में डाल देते हैं। उनको डर क्यों लगता? हम लोग डर रहे होते हैं दूर से, अरे सांप क्यों खड़ा हो जाए, भग जाएंगे दूर। वो क्यों नहीं डर रहे होते हैं? वेरी गुड, उन्होंने उस सांप को जहर निकाल दिया, पर हम लोग डर रहे हैं क्योंकि हम उसको अभी भी सांप समझ रहे हैं। हमें ये नॉलेज तो है नहीं कि सांप के अंदर से क्या निकल गया, हम तो उसको सांप ही मान के चल रहे हैं, दूर से देख रहे हैं। ऐसे ही हमारे वैक्सीन में किया जाता है। ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा वायरस, जो भी एंटीजेंस हमारी बॉडी के अंदर जाके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करा सकता है, उस बैक्टीरिया वायरस की पैथोजेनिक पावर को खत्म करके हमारी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे और एंटीबॉडी बनवा देंगे, पर बीमार नहीं होंगे हम, क्योंकि उसके अंदर बीमारी पैदा करने की पावर खत्म हो चुकी है अब। तो सिर्फ हमें स्टिमुलेट करेगा बस सब। तो ये प्रोसेस है वैक्सीन की, और ये हम पढ़ेंगे मंडे को। ठीक है, आज का टाइम हो गया है फिनिश। आज जो भी पढ़ाया है उसको प्रॉपर देखिएगा, कोई क्वेश्चन बनते हैं तो मंडे को करिएगा। जो भी लोग देख चुके हैं, सुन चुके हैं, वो अपने ऐप को सब्सक्राइब कर लें, वरना फिर उनको लेक्चर नहीं मिल पाएंगे प्रॉपरली, क्योंकि वो लेक्चर ऐप में ही आते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।